दोस्तों नमस्कार। जयदीप पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं दीपक कोहली। आज हम आपके लिए एक ऐसे मेहमान को लेकर आए हैं जो मध्य प्रदेश से गुना के रहने वाले हैं। नाम है इनका संजय। संजय जी बताइए, जो आप हस्तलेखन शिक्षक हैं और इस कला को आपने कैसे आगे बढ़ाया और क्या क्या चुनौतियां आई और कहाँ से आपके मन में ये विचार आया कि आपको ये करना है। सबसे पहले नमस्ते सर। और जहाँ मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने कहाँ से सीखा और कैसे क्या। और मेरी भी शुरुआत में राइटिंग काफ़ी खराब रही है। जहाँ पर मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि भाई तू सुधार सकता है और ये क्लासेस हैं गुना में। यहाँ पर ओमेगा क्लासेस पे एक सर सिखाते थे, तो वहाँ पर मैं गया था। तो ये शायद 2014 15 की बात है, जब मैं शायद 10th में रहा होऊंगा। तब मैं ये सीखा था। एंड फिर उसे सीखने के बाद मन में जिज्ञासा आई कि मैं जस्ट यहीं के गली के बच्चों को ऐसे, मतलब कुछ लेना नहीं, जस्ट एक जिज्ञासा है कि हाँ सिखाना है। तो गली के बच्चों को ही सिखाने लग गया। और फिर हुआ क्या कि जो गली के बच्चे थे वो एक स्कूल में, यहाँ दयाल पब्लिक एक स्कूल है, तो वहाँ के वाइस प्रिंसिपल के यहाँ पर वो पढ़ने जाते थे। तो उन बच्चों की राइटिंग उन्होंने देखी। देन उन्होंने मुझे अप्रोच किया और पूछा कि आप यहाँ पर स्कूल में सिखाना चाहेंगे। तो फिर सर वो तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह था। तो फिर मैं वहाँ गया, तो वो सबसे पहला मेरा मौका था जहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई। 2016 की बात है, करीब करीब। अभी की अगर मैं बात कहूँ तो जैसे ये ऑफलाइन स्टार्ट हुआ 2016 से। उसके बाद जैसे ही वो एक वायरस वाला काल आया, उस टाइम पर हमारे घर के ठीक पास में एक घटना हो गई थी। तो हम सभी घर के अंदर रहे, तो कुछ करने को था नहीं। और मुझे एक ही काम आता था अच्छे से, तो उसको मैंने जस्ट ऑनलाइन ट्राई किया था, वो भी देखने के लिए। तो मैंने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को ही बोला था कि भाई आप आइए, ताकि मैं देख पाऊँ कि भाई मैं ऑनलाइन पढ़ाने लायक हूँ भी कि नहीं। तो फिर मैंने उनको लिया और रिजल्ट आने लग गए धीरे धीरे। फिर मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। कुछ बच्चे आए, जिसमें सबसे पहले जो नए बच्चे थे अननोन, वो मुंबई के कोई थे जिनका नाम अदीशी है। और मतलब अभी भी उनके साथ मेरे कनेक्शन है काफी अच्छे। तो वहां से ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ। फिर ये बढ़ते बढ़ते शायद 2021 में, अगर आपने एक नाम सुना हो, लिंक पेंटोनिक पेन की कंपनी है। जी जी। तो मैं उनके पेन यूज करके वीडियोस बनाया करता था। तो उनको वो वीडियोस पसंद आए। देन उन्होंने जुलाई 2021, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, शायद मंथ और ईयर ऐसा ही कुछ रहा होगा। तो उन्होंने अप्रोच किया कि हमको कुछ बनवाना है आपसे। कॉल किया था। पहली बार तो सर हैरान हो गया था, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि मतलब कंपनी आपको कॉल करेगी और आपसे पूछेगी। मतलब घर में बैठे बैठे एज एन आर्टिस्ट, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। डाउट डाउट मेरे मन में था कि मतलब ये पता नहीं फेक है या कैसा क्या है। तो उन्होंने फिर सारी बातें बताई कि हमको ऐसे ऐसे वीडियोस बनवाना है। स्प्लेन एक नाम से उनकी कोई प्रोफाइल है, वहां पर वो शायद कोई कंपटीशन कराते हैं बच्चों के बीच। तो उसके लिए उन्होंने उनको 3 वर्ड लिखवाने थे कि आपको 3 वर्ड लिखने हैं, और हर वर्ड की एक वीडियोस बनानी है। और आपको जो भी चाहिए, ये हमारी वेबसाइट है लिंक की, इसमें जस्ट आप बता दीजिए, हम आपको दे देंगे। मैंने उनसे कहा मैम, ये कह दिया वो ही बहुत बड़ी बात है, मैं बना दूंगा। ये जस्ट आप कुछ भी नहीं देंगे ना, तो यही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप मतलब आपने मुझे देखा, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड कंप्लीटली। फिर मैंने वीडियोस बनाया और उन्होंने कोई गिफ्ट हैम्पर भेजा, जो कि मैंने अपने चैनल, जो कि देव हैंड राइटिंग क्लासेस
के नाम से मैं चलाता हूँ। तो उस पर मैंने डाला हुआ भी है। तो फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये चीजें बाहर भी जाने लग गई। इंडिया में तो था ही कि मुंबई के बच्चे आ रहे हैं, दिल्ली के। और मैं कहीं ना कहीं सर हैरान तो होता हूँ कि गुनाह में बैठा बैठा एक लड़का जो जस्ट ऐसे ही जिसने स्टार्ट किया था, और मुंबई, दिल्ली, इवन अब बाहर के आने लग गए हैं, दुबई के, यूके के, यूएस के। और फिर ऐसे ही ये जर्नी आगे बढ़ी जैसे सर। कि आजकल ग्राफिक्स डिजाइनिंग का माहौल है, हर कोई व्यक्ति अपनी जी अच्छी सर। पोस्ट बनाना चाहता है। तो क्या इस कला का इस्तेमाल ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजाइनिंग के क्षेत्र में भी होता है? और होता है तो कैसे होता है? क्या आपके पास कोई डिजिटल टूल भी है, कोई सॉफ्टवेयर है, क्या आप डिजिटल में भी काम करना चाहते हैं? सर भविष्य का तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं सकता, और मैं टेक्नोलॉजी में उतना जानता नहीं हूँ। जितनी मुझे आवश्यकता होती है मैं उतना सीखने का प्रयत्न जरूर करता हूँ। जैसे मैं अगर राइटिंग के क्षेत्र में ही बात करूँ, तो मैं कभी कभी बच्चों से बात करता हूँ। तो मैं बच्चों को प्रैक्टिस को लेकर एक बात हमेशा बोलता हूँ कि आप अगर ऐसा भी मानते हैं ना कि सर की राइटिंग कभी नहीं बिगड़ेगी, मतलब सर तो इतने परफेक्ट हैं, ऐसा कुछ है, तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि भाई ऐसा कुछ है नहीं। मैं जब तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेरी राइटिंग मेंटेन चलेगी या फिर बेहतर होगी। जिस पल मैंने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया या कम किया, ये बिगड़ता हुआ चला जाएगा। और सर टेक्नोलॉजी का मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा। जैसे मैंने वर्कशीट बनाने का ट्राई किया था। तो मुझे ज्यादा कुछ उन सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं है, और मेरे पास उस तरह के इक्विपमेंट भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत हैवी हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं। कभी कभी चीजें क्रैश हो जाती हैं, गर्म होने लग जाता है, तो मैं डरता हूँ। तो समय के साथ होगा। अभी जो चीजें चल रही हैं मैं उन्हीं को लेकर जितना हो सकता है इम्प्रोवाइज्ड तरीके से, जितना मेरे पास है उसके हिसाब से मैं करने का प्रयत्न करता हूँ, कम से कम पैसे में। मैंने आपका यूट्यूब बस चैनल सर। देखा, देव हैंड राइटिंग, जी जिसमें सर। आपके जो जी वीडियो हैं उसमें अच्छे खासे व्यूज हैं। जी, थैंक यू सर। और तो जी इसको सर। आप कैसे देखते हैं कि मतलब एक छोटे से शहर से आके आपने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया, और उसमें कैलीग्राफी के बारे में बताया, लोगों को कैसे होती है वो चीज समझाने की कोशिश की, अपनी कला को वहां पर रखने की कोशिश की। जब आपके उसमें पहली जी बार सर। 1000 1200 व्यूज आए या मिलियंस में व्यूज गए, तो आपको कैसा लगा? थोड़ा सा वो अनुभव साझा कीजिए हमारे साथ। आ, सर ये मेरे व्यवहार से जुड़ी हुई बातें हैं कि मैं कैसा महसूस करता हूँ। मैं थोड़ा सा संवेदनशील टाइप का हूँ कि अगर कोई चीज एक्सट्रीम हो जाती है, जैसे वो एक जो वीडियो है जिसमें 1 मिलियन लग गया था, लिटरली मैं सबको दिखाने लग गया, देख 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 1 मिलियन लग गया, देख मतलब कितने व्यूज हैं, कितने लाइक हैं, और वो सारी चीजें। और फिर बाकी की वीडियोस भी मतलब पॉजिटिवली मतलब एक इम्पैक्ट पड़ रहा था बाकी की वीडियोस पर और पूरी प्रोफाइल पर। अ, जैसे ये यूट्यूब पर हुआ, एक हुआ था फेसबुक पर। सडन एक एक कोई वीडियो थी, मराठी में एक लेटर होता है सर, मुझे उसका ढंग से प्रोनाउंसिएशन तो नहीं आता। जी जी वो इनफाइनाइट की तरह दिखता है। जी तो वो मैंने वीडियो डाली, और वो वीडियो हुई थी वायरल। और उस वीडियो के कारण उस प्रोफाइल पर 9,000 फॉलोवर बढ़े थे। जी तो मैं कंप्लीटली मतलब शॉक हो गया था कि मतलब एकदम से इतना। और वहां पर लोग बागों के मन में एक अ, अजीब से मतलब ऐसा लगने लग गया था कि ये इंसान अकेला काम नहीं करता, ओके। इसकी डेफिनेटली कोई ना कोई टीम होगी। हाँ जबकि सर अभी भी वर्तमान में भी मैं अकेला ही हूँ, सारी चीजें मैं अकेला हैंडल करता हूँ। ईश्वर कृपा से अगर आगे उन्नति होती है तो डेफिनेटली मैं भी चाहूंगा कि ये काम बटे, ताकि जी जी मैं एक स्पेसिफिक चीज पर ज्यादा बेहतर तरीके से ध्यान दूं, या फिर केवल बच्चों पर ध्यान दे पाऊं। क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करनी पड़ती है, उनकी पोस्ट भी बनानी है। और और मेरी जो स्लीप साइकिल है वो भी कहीं ना कहीं इम्पेक्ट हुई है। कभी मैं रात के 12 बजे सो जाता हूँ, कभी 9 बजे सो जाता हूँ, कभी कभी सुबह 6 बजे सो रहा हूँ। कभी कोई मतलब वीडियो अगर मुझे बनाना है
तो सुबह से 6 बजे सो रहा हूँ। मुझे याद है शायद 2023 या 24 की महाशिवरात्रि थी। तो मैं सुबह 9:30 बजे सोया था। पूरी वीडियो बनाई मैंने, अपलोड की, और सुबह साढ़े नहीं, 6:30 नहीं, 9:30 के समथिंग सोया था मैं, जी जी। पूजा पाठ करने के बाद। और फिर मैं उठा 2-3 बजे। तो वैसा है। और उससे कहीं ना कहीं होता तो है, मेरी भूख भी थोड़ी अजीब सी हो चुकी है कि मैं सुबह उठते से खाना नहीं खा पाता, शाम को 4-5 बजे खाना हो रहा है कभी कभी। और वो हेल्थ पर भी इम्पैक्ट होता है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि ये चीजें थोड़ी सी बेहतर हो। लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता सर मेरे काम से। और मैं जिन भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं जब भी क्लास लेता हूँ, तो मैं लिमिटेड बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ कि मतलब 3 से 4 बच्चे रहें, एक हर एक से इंटरेक्शन हो पाए मेरा। क्योंकि ग्रुप में अगर मैं पढ़ाऊंगा तो कोई बच्चा अगर कमजोर है तो वो, और कोई बच्चा अच्छी कैचिंग पावर वाला है, तो अच्छी कैचिंग पावर वाला तो इजीली समझ जाएगा। और जो कम कैचिंग पावर वाला है उसको अगर हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे ना, तो फिर उसके साथ सही नहीं होगा। तो फिर मैं 1 बाय 1 कोशिश करता हूँ कि भाई पहले आप दिखाइए वर्क, जब तक बाकी के वर्क कर रहे होते हैं। तो ऐसे हो जाता है। जैसे तो आपने यही यूट्यूब चीज। चैनल चलाया है, तो जब पहली बार जी सर। इनकम आई आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो फैमिली में क्या नहीं रिएक्शन था? सर, अभी सॉरी टू इंटरप्ट यू सर। सर अभी इनकम का तो कुछ नहीं है अभी उसमें क्योंकि वो शॉर्ट से ज्यादा बनते हैं। ओके। तो अभी जो उनका क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पाया। जब तक ओके। वो पूरा होने वाला होता है, वो दोबारा पीछे आ जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? तो अभी इनकम का तो ऐसा कुछ नहीं। सर यूट्यूब में वो है ना कि हमको 90 डेज में 10 मिलियन कुछ करना है, शॉर्ट्स अगर आप बनाते, क्योंकि ज्यादातर मेरे शॉर्ट्स ही होते हैं, लॉन्ग नहीं है। ओके। लॉन्ग वीडियो का जल्दी हो जाता है, तो मेरे ज्यादा शॉर्ट होते हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फेस कैम के साथ मैं लॉन्ग वीडियो भी बनाऊं, क्योंकि सर कमेंट कुछ कुछ ऐसे होते हैं जहां पर वो बात अलग है कि उनकी भाषा काफी अभद्र और काफी अशिष्ट लगती है मुझे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन उनके जेन्युइन होते हैं। क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप इतना स्लो स्लो बनाते हैं, आपको क्या लगता है कि बच्चों के पास इतना टाइम होता है, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे? तो मैं इस संवाद के माध्यम से अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनको यही कहूंगा कि उन स्लो वीडियो या फिर जो रियल टाइम वीडियो है उनको बनाने का एक ही उद्देश्य है, ताकि आप उस लेटर की फॉर्मेशन को प्रॉपर जान पाए। एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर डेफिनेटली आप स्पीड में भी बनाने लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि वो स्लो ही लिखेंगे, ऐसा कुछ है। और हर लेटर का मैं, सर मैंने बनाकर प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश किसी को देखना हो तो, हर लेटर का स्लो में, ताकि छोटे बड़े जिनको भी सीखना हो। और आगे डेफिनेटली और भी आएंगे। और मैं अलग अलग लैंग्वेज भी ट्राई करता हूँ। मुझे पता नहीं, ये हो सकता है मेरी गलत फहमी हो। जैसे तमिल तेलुगु मलयालम उनको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। मुझे क्या लगता है कि मेरे जो हिंदी और इंग्लिश के स्ट्रोक हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे इससे, ताकि वो जो अलग अलग वेरिएशन उनमें आते हैं। हालांकि मुझे हिंदी और इंग्लिश के अलावा बाकी की लैंग्वेज समझ में तो नहीं आती, लेकिन कोशिश करता हूँ ताकि थोड़ा कुछ तो प्रभाव पड़ेगा उसका। तो इसलिए भी। एक कलाकार होने के जी सर। नाते, एक कलाकार की जीवन शैली कैसे होती है, समाज को देखने का नजरिया कैसे होता है, राजनीति को देखने का नजरिया कैसे होता है? जैसे कि आजकल आए दिन कलाकारों का विरोध होता है सोशल मीडिया पर या समाज में, क्योंकि कलाकार अपनी कला को ऐसे प्रदर्शित करता है जिसे समाज सही से पचा नहीं पाता है। जी सर। सर यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये कम्प्लीटली व्यक्तिगत होता है। उदाहरण के तौर पर ये उनके स्वभाव पर भी निर्भर हो सकता है, उनके वातावरण पर भी निर्भर होता है। जैसे अ, मैं बच्चों को कुछ शिष्टाचार वाली मॉरल वैल्यूज चीजें मैं देता हूँ, तो उसमें जैसे हमको सर्वप्रथम हमारी अच्छाई से पहले, मुझे ऐसा लगता है कि हमको अपनी कमियां देखनी चाहिए। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक भी है, मुझे एग्जैक्टली उसका नंबर शायद 16वें अध्याय का चौथा श्लोक, क्योंकि अभी स्क्रिप्ट बनाया हुआ है।
कि दंभो दर्पो विमानस्य, क्रोधा पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य, पार्थ संपदमासुरी। कि दंभ हुआ, जिसको हम पाखंड बोलते हैं, जो हम दिखाते हैं वो हम वास्तविकता में होते नहीं, हम दिखा कुछ और रहे होते हैं लेकिन हम होते कुछ और हैं। ये तो सबसे पहले हमको उसको देखना चाहिए कि हम जो वास्तविकता में हैं हम उसको दिखा रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद क्रोध हुआ, तो क्रोध में भी हमको रूप देखना चाहिए कि हम किस प्रकार का क्रोध करते हैं। जैसे जो अभिभावक हुए, जो शिक्षक हुए, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का अच्छा चाहते हैं, वो भी क्रोध करते हैं। और एक नॉर्मल पर्सन भी क्रोध करते हैं कि भाई आपने मेरी चीज ले ली, वो भी गुस्सा होता है। लेकिन जो अभिभावक, शिक्षक या गुरु, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति का हित चाहता है, भगवत गीता में उस क्रोध के लिए एक शब्द है जिसको क्षोभ कहा जाता है, जहां पर व्यक्ति का अनिष्ट करना उनकी मंशा नहीं होती, उनका हित करना है। और क्रोध का भी ऐसा है कि अ, अगर आप नियंत्रित रखते हैं और पर्याप्त मात्रा में करते हैं तो वो बुरा नहीं है। क्योंकि इस हिसाब से देखें तो सर, विनम्रता भी बुरी हो सकती है। क्योंकि विनम्रता उस सेंस में बुरी हो सकती है, आपको पता नहीं कि सामने वाला व्यक्ति उस विनम्रता को किस सेंस में लेने वाला है। हो सकता है वो आपका शोषण करने लग जाए उसके लिए। तो वो है, जैसे प्रभु राम ने किया था, वो नियंत्रित क्रोध था कि विनय न माना जल्दी जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होय न प्रीति। तो उन्होंने धैर्य रखा था, उन्होंने अपनी विनम्रता दिखाई, अपना शिष्टाचार दिखाया। 3 दिवस तक उन्होंने व्रत किया था, पूरा मतलब पूरा पूजा पाठ किया था, पूरा पालन किया था। उसके बाद उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय भी नहीं था, वो और भी और विलंब नहीं कर सकते थे। क्योंकि उनमें सामर्थ्य था, वो पूरे समुद्र को सुखा सकते थे। तो सामर्थ्यवान होने का ये तात्पर्य नहीं है कि मतलब हम अपना बल ही दिखाएं। सर्वप्रथम हमको अपनी विनम्रता ही दिखानी चाहिए कि हम आग्रह करें सामने वाले से। उसके बाद अगर वो हमारी विनम्रता को, इस प्रकार की जो दुर्लभता है उसको दुर्बलता जान ले, तब एक नियंत्रित क्रोध सहित हमको अपना पक्ष भी रखना चाहिए कि नहीं भाई, ये आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। उसमें भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना नियंत्रित हैं। हम हम ऐसा कोई शब्द प्रयोग ना कर रहे हो जो कि निरर्थक हो या फिर असभ्य हो, अशिष्ट हो, जिसको हम ढंग से स्पष्ट ना कर पाए। तो यही है। फिर उसमें अविवेक है कि हमको सत असत भी देखना चाहिए। जैसे आ, आपका कहना है कि कलाकार को मतलब कैसे होना चाहिए, उनका प्रभाव डेफिनेटली सर पड़ता है। आ, वो अच्छे होंगे तब भी, बुरे होंगे तब भी। अब अच्छे बुरे का हम कैसे निर्धारित करें कि अच्छा कौन है बुरा कौन है? वो कहीं ना कहीं हमारी मोरल वैल्यूज पर डिपेंड करता है। कि जैसे अ, आप कहेंगे कि कोई किसी को तू बोल दे तो वो माइंड कर जाएगा, और कोई नहीं माइंड करता। कोई उदाहरण के तौर पर हम अपने माँ बाप के पेट छीते हैं त्योहारों पर और ऐसे टाइम पर, और कोई नहीं छीता। तो जो छीता है वो कहीं ना कहीं ऐसे हम देख रहे होते हैं कि उसकी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है, और जो नहीं छीता कम है। लेकिन हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि उसकी मतलब वो बुरा इंसान है या ऐसा है। एक्सपेक्टेशंस ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन हाँ, हमको क्योंकि हम सांसारिक मतलब जगत में रहते हैं, तो हमको आसपास के वातावरण का ध्यान तो रखना ही रहेगा। हमको इतना संवेदनशील तो होना ही पड़ेगा कि हमारी बातों से या हमारी हरकतों से, या हम जो भी कर रहे हैं उससे किसी को आघात ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि हम एंजॉय कर रहे हैं लेकिन हम दूसरे का जो भावना है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है। और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। किसी की आपने भावना आघात की है तो उसकी माफी मांग लीजिए आप अपनी तरफ से। क्योंकि सर, इंसान का सबसे बड़ा धर्म यही है कि इंसानियत हमको देखनी चाहिए। अब कौन किस धर्म का है, धर्म इन द सेंस कि यहाँ पर रिलीजन नहीं हम नहीं, एज अ मैं यहाँ पर धर्म ले रिलीजन की लेते हैं बात ले। नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे जी आपके सर। बारे में बात करनी है। आपने बीएससी जी की है गणित से, जी सर। उसके बाद एकदम से आप कैलीग्राफी, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं हस्तलिपि विद्या या सुलेख कला के क्षेत्र में आ गए हैं। जी सर। तो फिर दोनों का मार्ग अगर देखें तो अलग दिखाई देता है।
ये कैसे बिल्कुल। संभव हो पाया? आह, सर ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन यहाँ पर मेरी रुचि आई, जैसा कि मैंने आपको बताया 2016 में मैंने स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया था, और उसी टाइम पर मेरी 12th खत्म हुई थी। हम्म। तो उसका प्रभाव मेरे कॉलेज पर भी पड़ा। हम्म। मैंने बीएससी जरूर किया है, लेकिन मैं कहूँगा कि वो ढंग से हुआ नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान और जो मेरी रुचि है वो और कहीं चली गई। तो उस कारण, और कैलीग्राफी जो मैंने किया था वो किया था लॉकडाउन के टाइम। हम्म। वहां पर मैं घर में ही था, और अलग अलग प्रोफाइल हैं, जैसे अभय कैलीग्राफी, अभय सर सिखाते हैं, सिमरन मैम सिखाते हैं, और अलग अलग मैंने बहुत सारी प्रोफाइलें देखी। और फिर मैंने सीखा सर। मैंने सबसे पता नहीं ये शॉप वाली या फिर ऐसा साउंड ना करे, मैंने पहली बार 1000 का पेन लिया था, और मैं लिटरली, मेरे पेरेंट्स ने बोला इतना महंगा पेन ले लिया तूने। तो मैं खुद भी सोच रहा था कि मतलब ये कुछ ज्यादा ही महंगा है, लेकिन जब मैं उसको यूज करना स्टार्ट किया तो अभी भी वो मेरे पास है। ये वो पेन है जो मैंने लिया था, शायद 1100 ऐसा कुछ का था। तो फिर मैंने इसको यूज किया, फिर मैं धीरे धीरे ब्रश कैलीग्राफी में आ गया। हालांकि मैं कैलीग्राफी सर बच्चों को सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैंड राइटिंग है। कैलीग्राफी, मुझे ऐसा लगता है कि वो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ता है, उनकी क्रिएटिविटी जगती है। लेकिन मुझे एक बात का ये भी डर लगता है कि वो ऐसे उससे इतना लगाव ना लगाने लग जाएं कि वो अपनी हैंड राइटिंग या पढ़ाई से उनका बिछो हो जाए। तो तो इसमें इसलिए मैं आप बच्चों को नहीं करा। इसमें जी आप सर। अपने करियर को कहाँ देखते हैं भविष्य में? स्कोप तो आपको भी डिजिटल दुनिया में आना पड़ेगा, या ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखनी जी सर। पड़ेगी, या 3D जो आर्ट है उसको सीखना पड़ेगा, तभी आप कुछ अपने करियर को बेहतर ग्रोथ क्यों ले जा सकते हैं। जी सर। तो अभी सर जो मेरे प्लान हैं कंप्लीटली, तो मैं ऐसे इतने लंबे प्लान तो नहीं बना पाता कि 10 साल, 5 साल बाद क्या होगा। लेकिन हाँ, इसमें अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मेरे माइंड में कुछ है कि इसको डिजिटली लेकर जाना है। सबसे पहले मैं वेबसाइट वगैरह वगैरह बनाना, वो सारी चीजें, क्योंकि लाइव क्लास सर मेरे लिए धीरे धीरे हैंडल करना मुश्किल होता चला जाएगा। अगर ईश्वर कृपा से ये अगर और बढ़ता है तो फिर वहां पर मुझे डेफिनेटली प्री रिकॉर्डेड चीजें रखनी रहेंगी, पूरी व्यवस्थित ढंग से एक एक चीज। तो वहां पर फिर वर्कशीट, और मैं लोगो डिजाइनिंग उसमें जानना चाहूंगा कि कैलीग्राफी के थ्रू, या जो भी राइटिंग वाली चीजें हैं उनके फॉन्ट बनाना। तो ऐसे मैं देख रहा हूँ। बाकी अभी सर इतना सोचा नहीं है, तो मैं ज्यादा क्लियरली बता नहीं पाऊंगा। क्योंकि जी सर। 26 ईयर के तो आप हो चुके हैं, तो जी इस सर। उम्र में भी कोई किसी भी युवा को अपने कैरियर के बारे में सोचना होता है कि कैसे बिल्कुल। आमदनी आएगी, कहाँ से इनकम का सोर्स बनेगा। तो आप उन युवाओं के जी लिए सर। क्या कहना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं? तो कैसे इसको अपना इनकम का सोर्स बनाया जाए? सर मैं अपनी वास्तविकता बता सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये उनके लिए अच्छा है या नहीं। सर्वप्रथम उनको ये देखना चाहिए कि वो उनके मन में सेवा भाव कितना है, कि ऐसा ना हो कि धन के लिए आ रहे हैं। क्योंकि मैंने कहीं पर सुना था कि धनी होने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दान करना स्टार्ट कर दीजिए। दान इन द सेंस कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करिए उनकी। और कहीं ना कहीं प्रकृति हुई या ईश्वर हुए या लोग बाग आपकी उस भावनाओं को देखते हुए आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। तो फिर वो आपको भौतिक रूप से भी और आपको आध्यात्मिक रूप से, यानी आप मानसिक स्तर पर भी कहीं ना कहीं धनी हो जाते हैं, कि मन में शांति रहती है कि हाँ कार्य भी चल रहा है, और भौतिक रूप से भी कोई दिक्कत नहीं है आसपास, सारी चीजें अच्छी हैं। तो सेवा के रूप में इसको देखिए। बाकी राइटिंग का सर, राइटिंग टीचर की कमी तो है। लाइक जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, गुना में, यहाँ पर
सिखाते तो हैं काफी लोग, लेकिन पता नहीं, दिखता नहीं है कि व्यापक रूप से वो दिखाते नहीं है या फिर क्या है। जैसे अभी मेरे पास एक विद्यार्थी आते हैं, वो काफी दूर से हैं, ऑलमोस्ट 3 या 4 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो बाइक से आते हैं, कभी कभी उनके पेरेंट्स छोड़ने आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि आसपास कोई नहीं सिखाता क्या वहां पर। तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ कोई सिखाता नहीं है ऐसा कुछ। जबकि मुझे पता है कि वहां कोई सिखाते तो है, शायद उन्होंने अपना मतलब प्रचार ने किया हो या बाहर रखा ना हो कि हम सिखाते हैं। तो आप आप थोड़ा वो जयदीप है। पत्रिका के माध्यम से जी युवाओं सर। से क्या कहना चाहेंगे, या जो इस कला को सीखना चाहते हैं, जो अपनी राइटिंग को सुधारना चाहते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसके बाद हम इस संवाद को यहीं पर विराम देंगे। जी सर। सर अगर वो अपने मतलब हस्तलिपि को बेहतर करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप शिक्षक के पास जाएं जो वो सिखा सकते हैं, और आपके पास या तो समय नहीं है, या फिर वो आप नहीं दे सकते जितना वो चाहते हैं। तो उसका एक तरीका है, आप स्वयं की सहायता कर सकते हैं अपने आप में, कि आप जिस भी लिपि में बेहतर होना चाहते हैं, उदाहरण के तौर पर हम हिंदी ले लेते हैं। तो सर्वप्रथम आप एक स्टाइल लीजिए, क्योंकि हिंदी में भी अलग अलग लेटर होते हैं। कोई लेटर पूरा बनता है, ऐसा बना, और बीचों बीच लाइन बनाते हैं। कुछ में ऊपर छोटा राउंड होता है, नीचे बड़ा राउंड होता है, फिर बड़े राउंड के बीचों बीच स्लीपिंग लाइन, फिर कॉलम होता है। इस तरह से हम बनाते हैं। तो सर्वप्रथम आप एक स्टाइल चूज करें कोई भी, फिर उसमें सारे अल्फाबेट ले लीजिए, आप एक एक करके आप प्रैक्टिस करिए, छोटा आ, फिर बड़ा आ, फिर छोटी बड़ी, पूरा सारे अल्फाबेट कंप्लीट करिए। फिर मात्राएं कंप्लीट करिए अच्छे से। उन मात्राओं को आपको देखना पड़ेगा किस हाइट में होना चाहिए, किस हाइट में नहीं। देन आप छोटे छोटे वर्ड लिखिए। फिर बड़े वर्ड लिखने की कोशिश करिए। बड़े वर्डों में आपको ये देखना पड़ेगा कि आप स्पेसिंग कितना रखते हैं, ताकि जब आप पेज राइटिंग करते हैं तो उसमें दिक्कत ना आए। फिर आपको सेंटेंस पर आना चाहिए। सेंटेंस में आपको ये देखना पड़ेगा कि अब आप बड़े वर्ड लिखना जान चुके हैं कि हाँ, वर्डों के बीच इतना डिस्टेंस होगा और लेटरों के बीच इतना डिस्टेंस होगा। तो दो वर्डों के बीच कितना डिस्टेंस है, थोड़ा सा उसको मैनेज करना है, और हर सेंटेंस में वो मेंटेन है। देन उसके बाद जब आप पेज राइटिंग करते हैं तो फिर आपको हाइट देखना पड़ेगा। जब हम लाइन छोड़कर लिखते हैं तब तब तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है, आप मात्राओं को लंबा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर कोई कुछ है ही नहीं, नीचे भी कुछ नहीं है। लेकिन जब आप बिना लाइन छोड़े लिखते हैं तब आपको कंट्रोल वे में आपकी मात्राओं को बनाना पड़ेगा, कि वो ज्यादा हाइट पर ना चली जाए, कम हाइट ना रह जाए, ऐसा आपके टीचर को लगे ना कि ये मात्रा ही मिस कर दी। मैं बच्चों को कभी कभी बताता हूँ कि जो अनुस्वर होता है, जो छोटा सा डॉट होता है, कि आप उसको इतना तो डार्क बनाए कि आपको टीचर को देखे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना ना पड़े। इतना छोटा मत बनाइएगा कम से कम। तो ऐसे आप हिंदी इंप्रूव कर सकते हैं। और राइटिंग बेहतर तो डेफिनेटली करना इजी मैं मानता हूँ। उसके बाद जो स्टार्ट होता है स्पीड राइटिंग, कि आपको उसको तेजी में भी लिखना है। तो वहां पर आप सबसे पहले ऐसे लीजिए कि आप अपना सबसे बेस्ट पेज जो लिखते हैं, एक पेज जो लिखते हैं, उससे आप कितना टाइम लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आप 40 मिनट में एक पेज कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको फिर ये देखना है कि आपने उसमें क्या क्या गलती की, फिर उनको इम्प्रूव करिए। देन आप उस टाइम को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करिए। होता क्या है सर कि माइंडसेट बच्चों का ये होता है कि ये 40 मिनट से एकदम से 10 मिनट में कैसे आ जाए। मैं कि आप खाना कभी खाते हो तो क्या ऐसे खाते हो कि जल्दी खत्म करना है, मिक्सी में मैं सब्जी भी डाल दूं, रोटी भी डाल दूं, मिक्स करके और पी जाऊं। भाई एक व्यवस्थित ढंग से खाना खाएंगे ना, रोटी को टुकड़ा तोड़ेंगे ऐसे, तो एकदम से क्यों सोच रहे हैं। और रिजल्ट डेफिनेटली वो पेट में ही जाएगा खाना, लेकिन जो आनंद आता है एक एक टुकड़े में, वो आनंद भी तो आना चाहिए ना। एकदम तो एकदम एकदम सही कहा संजय संजय जी जी आपने। मुझे माफी चाहता हूँ कि समय की कमी है मेरे पास। जी सर। जी सर। तो इस संवाद को यहीं पर विराम देना होगा मुझे। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बाकी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, जयदीप पत्रिका जी परिवार। सर। सर आपका बहुत बड़ा धन्यवाद बुलाने के लिए। और सर इस संवाद में अगर मुझसे कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो या कोई भी शब्द ऐसा निकल गया हो तो मुझे माफ करिएगा। धन्यवाद। गलती से करे सर कुछ। थैंक यू सर।